आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संसद का मानसून सत्र आज से होगा शुरू। 11 अगस्त तक चलने वाले 23 दिनों के सत्र में कुल 17 बैठकें होनी हैं। दोनों सदनों की बैठकें संसद के पुराने भवन में होंगी। संसद के मानसून सत्र में 31 नए विधेयकों को पेश और पारित करने के लिए शामिल किया गया। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 शामिल है। मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार। एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग के संकेत दिए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए सहमति जताई। संसद के मानसून सत्र से पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सुचारू कामकाज के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक, जिसमें कई दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को सूचित किया कि सरकार मणिपुर मुद्दे समेत हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार। वहीं विपक्ष ने कहा कि सरकार चाहती है कि संसद चले तो उसे विपक्ष के मुद्दों को जगह देनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे, तो विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भी सरकार से वार्ता के लिए पहुंचे। सरकार ने सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों को बताया कि सरकार नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, सपा से रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, अपना दल के अनुप्रिया पटेल और एआईएडीएमके के थम्बी दुरई समेत तमाम दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। विपक्ष का कहना है कि वो जनहित के मुद्दे उठाएगा। शिवसेना शिंदे गुट ने सत्ता पक्ष से समान नागरिक संहिता विधेयक को संसद के मानसून सत्र में ही लाने की वकालत की। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने अपील की कि समान नागरिक संहिता विधेयक को मानसून सत्र में लाकर उसे पारित करवाया जाए। शिवसेना शिंदे गुट ने सांसद राहुल शिवाले ने कहा कि धारा 370 और समान नागरिक संहिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का एक सपना था। धारा 370 को हटाकर प्रधानमंत्री ने ठाकरे के सपने को साकार किया। बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद विपक्षी खेमे में नाराजगी के सुर उभर रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव कुछ बातों को लेकर नाराज। विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां नीतीश और लालू नहीं थे। कहा जा रहा है कि नए गठबंधन के नाम में उनकी राय नहीं मानी गई और कांग्रेस को प्रमुखता मिली, जिसके बाद वो नाराज हैं। बीएसपी ने भी विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि केवल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। मायावती ने साफ किया कि बसपा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। भारत आज नई दिल्ली में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत आसियान सम्मेलन लगभग एक दशक के बाद हो रहा है। सम्मेलन में कंबोडिया और वियतनाम सहित 10 आसियान देश भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करना। G20 के साइडलाइन इवेंट के तहत वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन पहली बार दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से ज्यादा रेगुलेटर और 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के लोगों का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा किचन ही हमारा अस्पताल है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें फूड सेफ्टी के बारे में आज से नहीं सदियों से पहले विचार किया गया था। सम्मेलन के दौरान आ रहे नए तकनीक, इनोवेशन, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला उनका प्रभाव, एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव, जानवरों के चारा, बच्चे के दूध के रूप में मिल रहे विकल्प के दुष्प्रभाव पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही सम्मेलन के दौरान प्रदर्शनी भी लगेगी। दुनिया भर के कई सीईओ भी इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि शिखर सम्मेलन रोम, इटली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन के दौरान
ये एक नई पहल होगी जिसके तहत फूड कोपैया का विमोचन होगा और कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड की भी शुरुआत होनी है। विदेश मंत्री ने वर्ल्ड बैंक प्रमुख अजय बंगा से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा से भारत दौरे के दौरान उनसे मिलकर खुशी हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए विश्व बैंक के समर्थन की उन्होंने सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्ल्ड बैंक प्रमुख अजय बंगा से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने, क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देने और विकास को आगे बढ़ाने के भारत के प्रयासों पर चर्चा के साथ ग्लोबल साउथ की चिंताओं के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान किया। इंदौर में जारी G20 के रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक का आज दूसरा दिन। रोजगार कार्य समूह की बैठक में G20 आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलाकर 86 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इंदौर बैठक में सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, इन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है। G20 की रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक के पहले दिन प्रतिनिधियों ने विश्व प्रसिद्ध मांडू का दौरा किया। इस दौरान विदेशी मेहमान मांडू के किले का इतिहास जानने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। मांडू पहुंचने पर मेहमानों का मालवी अंदाज में हुआ स्वागत, साथ ही यहाँ का पारंपरिक नृत्य देख वो भाव विभोर हुए। मांडू में प्रतिनिधियों ने लाइट और साउंड शो का आनंद लेते हुए मांडू के इतिहास को भी जाना। गोवा में G20 अध्यक्षता के तहत चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक भी चल रही है। आज इसका दूसरा दिन है। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं। गोवा में ई-मोबिलिटी पर आधारित एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। सेमिनार में G20 शेरपा अमिताभ कांत मौजूद रहे। सेमिनार के दौरान ई-मोबिलिटी में तेजी लाने के लिए नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन को बढ़ाने के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे आज 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अपने दौरे पर विक्रमसिंघे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ परस्पर हित के अलग अलग मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करने वाले हैं। रणिल विक्रमसिंघे की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। श्रीलंका में पिछले साल जुलाई में जन विद्रोह के कारण राजपक्षे को अपदस्थ किया गया और उसके 1 साल बाद विक्रमसिंघे की ये पहली भारत यात्रा होगी। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड सहित 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 से 20 लोग घायल हुए। अहमदाबाद के सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर इस्कॉन फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे में एक जगुआर कार ने लोगों को रौंद दिया। कार की रफ्तार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने इस्कॉन ब्रिज को बंद कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 48 घंटों से इस क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर आज मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। सरकारी आदेश अनुसार मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल दिन भर के लिए बंद रहेंगे। वहीं बीएमसी ने भी शहर में भारी बारिश के कारण शहर के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेन सेवाओं और सड़क यातायात का हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को भी मुंबई और पड़ोसी क्षेत्र में सरकारी दफ्तरों को जल्द बंद करने का निर्देश दिया। मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में खालापुर कस्बे के निकट भारी बारिश के कारण एक आदिवासी गांव पर पहाड़ी धसकने से 4 लोगों की मौत हो गई है। गांव का नाम इरसालवाड़ी है। रायगढ़ जिले में भूस्खलन की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर करीब 30 से अधिक परिवार फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुट गई। रायगढ़ पुलिस ने बताया कि एनडीआरएफ, स्थानीय लोग और कुछ और सरकारी संगठन की मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत और दादा भुसे भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं रायगढ़ पुलिस ने कंट्रोल रूम स्थापित किया। जानकारी के मुताबिक अब तक 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हरियाणा सरकार ने 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया। ये जिले हैं अंबाला, फतेहाबाद,
फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर। सरकार और जिला प्रशासन नागरिकों को मदद पहुंचा रही है। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार को नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हुई है। साइट पर ट्रांसफार्मर फटने की वजह से हादसा हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने चमोली हादसे पर दुख व्यक्त किया। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान चिकित्सकों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया। चमोली दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया। आज सुबह यमुना का जलस्तर 205.43 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि जलस्तर में थोड़ी कमी आई है। पुलवामा में एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंकी संगठनों का भंडाफोड़ करने के लिए छापेमारी की जा रही है। एनआईए ने आज पुलवामा में आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के यहां छापेमारी की। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के लगभग 1 महीने बाद व्हाइट हाउस का बयान आया कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पहले से ज्यादा प्रगाढ़ हुए हैं और साथ ही व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने यह भी माना कि पिछले महीने संपन्न हुई प्रधानमंत्री की यात्रा सफल और महत्वपूर्ण थी और संबंध अब अधिक मजबूत। व्हाइट हाउस की सचिव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान की गई प्रमुख लक्ष्यों की घोषणाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। जेन पियरे ने कहा कि हम बहुत आशावादी हैं क्योंकि ये हमारे दीर्घकालिक भविष्य से जुड़ा है और हमारा ये मानना है कि ये आगे भी जारी रहेगा। व्हाइट हाउस का मानना है कि I2U2 का भविष्य अभी मजबूत है। इस नए समूह में अमेरिका, भारत, इजरायल और यूएई शामिल है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। मंत्री पीयूष गोयल घरेलू विनिर्माण में हिस्सा बढ़ाने और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करने के लिए 22 जुलाई को मुंबई में शीर्ष 100 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे चर्चा। कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक $250 अरब के कपड़ा उत्पादन और $100 अरब के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोडमैप पर चर्चा की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। केंद्र सरकार ने टमाटरों के मूल्य में फिर कमी की। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NACCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड को 70 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा कीमत पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया। कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग के लिए पंजीकरण और स्व मूल्यांकन की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई तक कर दी है। वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। पिछले साल 25 जुलाई तक 3 करोड़ ITR दाखिल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई। RBI ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बुधवार आधी रात को दुनिया भर में लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का सर्वर हुआ डाउन। ईडी ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और अन्य के खिलाफ नए सिरे से धन शोधन जांच के तहत छापेमारी की। टाटा समूह ने ब्रिटेन में अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्लांट या गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की बड़ी घोषणा की है। सेबी ने ऑनलाइन स्टार ब्रोकर आदित्य बिरला पर लगे ब्रोकर नियमों के उल्लंघन के सभी आरोपों से उन्हें बरी किया। इससे बड़ा आदेश जो है वो 18 जुलाई को जारी किया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महिला फुटबॉल विश्व कप से पहले हुई गोलीबारी में हमलावर समेत 3 लोगों की मौत और 6 अन्य लोग घायल। पुलिस ने बयान में कहा कि अपराधी मर चुका है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हेपकिंस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं और टूर्नामेंट योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा।
इसके अलावा ऑकलैंड में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रीय टीम ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके सभी खिलाड़ी और कर्मचारी सुरक्षित। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा प्रणालियों को टैंक रोधी मिसाइल्स, ड्रोन और अन्य उपकरणों की विशेषता वाले 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि यह पैकेज यूक्रेन के सशस्त्र बलों की स्थायी क्षमता का निर्माण करते हुए उसकी हाल की क्षमताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा है। इस पैकेज में 4 NSS जो वायु रक्षा प्रणालियां हैं और संबंधित युद्ध सामग्री, TOW एंटी टैंक मिसाइल्स और तोपखाने के साथ साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम, विभिन्न वाहन भी शामिल हैं। पेरू में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत। यह हादसा तब हुआ जब मुख्य राजमार्ग पर चल रही एक बस 200 मीटर खाई में जा गिरी। हादसे में 15 लोग घायल हुए। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में बवंडर ने तबाही मचा दी। बवंडर के कारण कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं। शक्तिशाली बवंडर ने पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया और स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर के समय बवंडर आया जो 32 किलोमीटर की दूरी पर फैल गया। कोलंबिया में एक छोटे विमान दुर्घटना में 5 राजनेताओं और पायलट की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि ये राजनेता पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरिबे की कंजर्वेटिव सेंट्रो डेमोक्रेटी की जो पार्टी है उसके सदस्य थे। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हमले का मामला सामने आया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार सुबह स्वीडन के दूतावास में आग लगा दी। दूतावास के किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर काला सागर अनाज समझौते को अपने उद्देश्यों के लिए पलटने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनकी सभी शर्तों को पूरा किया गया तो वो तुरंत समझौते में वापस आएंगे। भारत की टीम ACC मेंस इमर्जिंग कप प्रतियोगिता में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा। ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान ए टीम ने पहले बैटिंग कर 206 रन का लक्ष्य लिया, जिसके बाद भारत की ए टीम ने 2 विकेट खोकर इसे हासिल किया। भारत की ओर से जीत के हीरो रहे साई सुदर्शन, जिन्होंने 104 रन की पारी खेली। वहीं गेंदबाज राजवर्धन हेंगरगेकर ने 5 विकेट चटकाए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच को 3 दिन के अंदर ही एक पारी और 141 रनों की जीत की सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ आगे बनाया हुआ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला ये दूसरा मुकाबला विराट कोहली का 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। वहीं दोनों टीमों के बीच 100वां टेस्ट मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आगामी एशिया कप का शेड्यूल बुधवार को जारी किया। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में होगा। एशिया कप के मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप की शुरुआत 30 अगस्त को होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। इस बार एशिया कप वनडे विश्व कप को देखते हुए वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। 17 सितंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा। एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 299 रन बनाए। स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे कर लिए। ये 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बने। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत आज से। प्रतियोगिता के पहले दिन 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में न्यूजीलैंड का सामना नॉर्वे से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आमने सामने। वहीं महीने भर चलने वाली इस प्रतियोगिता में इस बार 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। साथ ही इस बार इनाम राशि में भी वृद्धि की गई। निशानेबाजी में भारत ने कोरिया के चांगवोन में जारी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के चौथे दिन एक रजत पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। हरमेहर सिंह लाली और संजना सूद की भारतीय जोड़ी ने स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिलीज। फिल्म निर्माता नाग अश्विन की फिल्म प्रोजेक्ट के में अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, दिशा पटानी मुख्य भूमिका में।
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह का मानना है कि उनकी आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी दर्शकों को काफी लुभाएगी और कभी खुशी कभी गम की याद दिलाएगी। करण जौहर द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में। भोजपुरी फिल्म भारत भाग्य विधाता 18 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक अनंत रघुराज ने बताया कि फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है। टाइगर श्रॉफ और ज़हरा खान की जो फिल्म है उसमें लव स्टीरियो अगेन का टीजर रिलीज हुआ है। मनीष फंटी द्वारा निर्देशित ये गाना एडवर्ड माया और जाने माने संगीतकार तनिष्क बागची ने कंपोज किया। रणवीर सिंह का मानना है कि धर्मेंद्र बेहद प्यारे और भावुक इंसान है। करण जौहर निर्मित निर्देशित रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह ने धर्मेंद्र के साथ काम किया है। वरुण धवन तमिल भाषा में बनी सुपरहिट फिल्म थेरी के हिंदी रीमेक में काम करते हुए नजर आएंगे। धवन की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने शुरू हो जाएगी। भारत के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक फिल्म फेयर अवार्ड्स का 59वां एडिशन गुजरात में होगा। फिल्म फेयर और राज्य सरकार ने गुजरात के 2024 में होने वाले इन अवार्ड्स के एडिशन के लिए MOU पर साइन किए। करण जौहर अपनी हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का तीसरा पार्ट लाने जा रहे हैं। इस फिल्म में संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर को लॉन्च करने की तैयारी है। विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म सीरीज कश्मीर अनरिपोर्टेड का धमाकेदार टीजर है वो रिलीज कर चुके हैं। साथ ही कश्मीर अनरिपोर्टेड का टीजर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उन्होंने शेयर किया। इस हफ्ते हॉलीवुड की 2 फिल्में ओपनहाइमर और बार्बी एक साथ रिलीज होंगी और इन दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग पिछले एक हफ्ते से शुरू है। फिल्म ओपनहाइमर को बार्बी के मुकाबले